ईजा का यानी माँ का किसी भी घटना का व्यक्ति विशेष एवं स्थान से कोई संबंध नहीं है। जेठ के महीने में पेड़ों में फल खत्म हो चुके थे। वहीं गांव के आंगन के कोने के कुछ पेड़ों में खुमानी, पुलम, आड़ू अभी भी लटक रहे थे। ज़्यादा पके फलों की खुशबू उस कोने को महकाए रहती। हवा के झोंकों के साथ जब वो दूर तक फैल जाती तो किसी भी व्यक्ति और पक्षियों को अपनी ओर खींच लाती। ज़्यादा पके फलों के झड़ने की थप थप आवाज़ गर्मी की शांत दोपहर भर सुनाई देती। जैसे ही पेड़ों के आसपास कोई आहट होती, भीड़ पर बैठी ईजा पत्थर लेकर आती और फलों को तोड़ने वाले पक्षियों और बच्चों को भगाती। ईजा कुटला यानी आंचल में भरे कंकड़ निकालकर बच्चों की तरफ फेंकती और कहती, दूर जाओ यहाँ से, ये मेरे बेटे केसरी के लिए हैं। कभी बच्चे भाग जाते तो कभी बार बार वापस आकर ईजा को सताते। ईजा मन ही मन बड़बड़ाती जा रही है, अभी मुझे दूध निकालना है, खीर बनानी है, पूड़ी सेल बनाने हैं, ताज़ा घी गरम करके रखना है। केसरी किसी भी समय पलटन से आता ही होगा। इन बच्चों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। ये सब कहती हुई ईजा आंगन में बंधी गाय को दूध लगाने बैठ गई। तभी देली यानी सीढ़ियों के ऊपर बैठी आमा की नातनी कहती है, आमा यानी कि दादी, तू खाने क्यों नहीं देती फल बच्चों को? सड़कर गिरने लग गए हैं। हर समय काम की जल्दी में क्यों रहती है तू आमा? ये धिनवा गाय नहीं संभलेगी अब तुझसे। चुपचाप बैठा कर एक जगह, माँ कर लेगी ना सब काम। ईजा कहती है, तेरे चाचा केसरी की चिट्ठी आई है पलटन से, 2 महीने की छुट्टी आ रहा है, उसके हिस्से के फल बचा के रखे हैं तुम लोग उसे। और बिना गाय के दूध दही घी के कैसे होगा? उसे तो धिनाली यानी कि गाय की दूध दही से बनी चीज़ें ही पसंद हैं। मेरे केसरी को यही चाहिए। तेरी माँ थोड़ी देगी अपनी गाय का उसके लिए। केसरी के लिए ही तो गाय पाली है मैंने। ईजा की आंखों में चमक आ गई और चेहरा खुशी से खिल उठा। रोमांचित होते हुए बोली, अब खीर पूरी सेल बना देती हूँ, तुम लोग चाचा से पहले मत खा लेना। नातिनी बोली, अरे आमा तू भी ना, मत बना ये सब, अभी माँ आकर गुस्सा करेगी, सब राशन बर्बाद कर दिया। नहीं आएंगे चाचा, नहीं आएंगे ना चाचा, हमें ही खाने हैं ये सब अब। ये सभी क्रियाकलाप ईजा के जीवन की दिनचर्या हो गई थी। हर दिन वो केसरी के लिए कुछ नया करती। घी त्यार का घी, गमरा के बिरुड़े, हर नई फसल का अनाज, दुतिया के चूड़े, उत्तरायणी के घुघुते, ताज़ा शहद, ईजा के भंडार घर के भकार, भकार यानी कि पहाड़ों में अनाज आदि को संरक्षित रखने के लिए लकड़ी का बक्सा, भकार में इकट्ठे होते जा रहे थे। फलिणों यानी रैक में घी शहद की बोतलें करीने से सजी थी। बालियों पर मक्के, गेहूं के उमा, धान के सिरौले, केले की घड़ियां, दाड़िम आदि के झुंड बनाकर लटकाए थे। भकार के हर पोटली में कुछ न कुछ रखा हुआ है, सिर्फ केसरी के लिए। ईजा की पेंशन पोस्टमैन अंगूठा लगवाकर घर में ही दे जाता था। सारे पैसे भकार में ही इकट्ठा करके रखे हैं, कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। आज तक ईजा के भकार और भंडार घर में कोई झांक भी नहीं पाया था। भंडार घर की चाबी ईजा अपनी कमर में बांधे रहती। कभी कभी बड़ी बहू ईजा के बड़े बेटे से भंडार घर के बारे में जानने की कोशिश करती तो वह कहता, रहने देना, ईजा इसी में खुश है, उन्हें सब पता है। अब ईजा का इंतजार असहनीय होता जा रहा था। किसी आसपास के गांव में कोई भी फौज से छुट्टी घर आता तो ईजा वहीं पहुंच जाती और टकटकी लगा के उसे देखती रहती, आंखों ही आंखों में उससे अपने केसरी के बारे में पूछती।
आसपास के गांव वालों को सब पता था कि ईजा क्या कहने आई है, पर न ईजा कुछ मुंह से पूछती, न ही गांव वाले कुछ कहते। आखिर में ईजा वहां से यह कहकर आ जाती, चलती हूँ, केसरी भी घर पहुंच गया होगा, उसका बक्सा भी आ गया था। आता भी कैसे? फौज से छुट्टी लेकर केसरी ने ईजा को चिट्ठी भेजी थी घर आने की, लेकिन अगले ही दिन बॉर्डर पर आतंकवादियों से मुठभेड़ में वह शहीद हो गया। कई महीनों बाद काफ़ी पता करने पर पता चल पाया था और उसका बक्सा फौज से घर भेज दिया गया था। फौज से पेंशन भी लग गई थी। ईजा को सच्चाई पता थी, लेकिन वो केसरी के लौटने की उम्मीद के साथ ही जीना चाहती थी। ईजा का आखिरी समय नज़दीक है, दवाई भी नहीं ले रही है। बड़े बेटे ने ईजा को प्यार किया और कहा, ईजा, केसरी ने दवाई भेजी है, खा ले। ईजा ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, 20 साल पहले जब केसरी का बक्सा आया था ना फौज से, मुझे तभी पता था वो पेंशन भी केसरी की ही आती है। केसरी नहीं आएगा, मुझे ही उसके पास जाना होगा। फिर भंडार घर और भगार की चाबी बड़े बेटे को देते हुए बोली, ये सब मेरे केसरी का है, मैं अब उसके पास जा रही हूँ। इस तरह ईजा के इंतजार का भकार और केसरी के सामान का भकार कभी खाली नहीं हुआ।